आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। हॉर्मोज़ पर टैक्स लग गया है सीज फायर के पहले दिन ही खबर आ गई है, और करेंसी जो ईरान ने चुनी है, चाइना की नहीं, कोई और करेंसी चुनी है। हैरान रह जाइएगा सुन के क्यों ऐसी करेंसी को चुना है ईरान ने। और दूसरी बात यह है कि लगता है कि ईरान के हाथों डॉलर की डेथ हो रही है, और इसी खबर का वो पार्ट है। दो एनालिसिस हैं, दोनों तरफ से जीतने के दावे हैं। अमेरिका कह रहा हम जीते, ईरान कह रहा हम जीते। सीज फायर को दोनों जीत बता रहे, तो जीता कौन, एनालाइज करेंगे। और कुछ और अहम खबरें इस छोटे से वीडियो में, आखिर तक बने रहिए। पहली बड़ी खबर जान लीजिए, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के पहले ही दिन वो बड़ी खबर आ गई है जिसका पूरी दुनिया को डर था, इंतजार नहीं डर था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर अपना पूरा हक जताते हुए अब वहां से गुजरने वाले हर जहाज को यह हिदायत दे दी है कि बिना टोल टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। एक बैरल पर $1 का टोल लगेगा, ऐसी खबरें सामने आई हैं। ईरान का प्लान है कि अरब मुल्कों का तेल लेकर निकलने वाले हर टैंकर से हर एक बैरल पर लगभग $1 वसूला जाएगा। एक बड़े जहाज में लाखों बैरल तेल होता है दोस्तों, जिसका मतलब है कि ईरान सिर्फ एक शिपमेंट से ही करोड़ों डॉलर की कमाई करने जा रहा है। हालांकि खाली जहाज़ों को फिलहाल इस टैक्स से छूट दी गई है, लेकिन भरे जहाज़ों से ईरान की इकनॉमी में बूम आने वाला है। पेमेंट का गजब तरीका भी समझ लीजिए। ईरान ने इस टैक्स की वसूली के लिए जो रास्ता चुना है उसने सबको हैरान कर दिया। कहा जा रहा है डॉलर की डेथ है। फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी के मुताबिक ईरान ये पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में मांग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस करेंसी पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसे फ्रीज करना या इस पर नकेल कसना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा, जैसे कि बाकी एसेट्स ईरान के फ्रीज कर रखे हैं। तो ईरानी साहिल के, ईरान की कोस्ट के करीब से गुजरने देने का प्लान क्या है वो समझना बेहद ज़रूरी है। 8 अप्रैल को आई इस खबर के मुताबिक ईरान ने जहाज़ों के लिए एक नया रूट तय कर दिया है कि इस रास्ते से जाओगे, उससे नहीं, जो उसके अपने साहिल यानी शुमाली रास्ते के करीब है ईरान के। जो जहाज़ ईरान के इन उसूलों को नज़रअंदाज करेंगे उन्हें ईरानी फ़ौज की तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक की धमकी दी गई कि ठोक देंगे। लेकिन ईरान के बनाए नए उसूलों से सप्लाई में देरी होगी, बैकलॉग का मुद्दा भी सामने आएगा। जो नया सिस्टम है, और जब फोर्सेस जहाज़ों को चेक करेंगी या हथियारों के होने के शक में चेक करेंगी, तो हॉर्मोज़ से जहाज़ों का गुजरना बहुत धीमा हो सकता है। गल्फ में जहाज़ों की लंबी कतारें लग गई हैं, वैसे ही इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है और शिपिंग कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। मर्स्क जैसी शिपिंग कंपनी फिलहाल हालात को समझने के लिए बहुत एहतियात बरत रही है, और इस रास्ते से, हॉर्मोज़ से अब भी जहाज़ आगे गुजारने के लिए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसी खबरें भी हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने यह कदम उठाकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। डॉलर को दरकिनार करके क्रिप्टो में टैक्स वसूलना सीधे तौर पर अमरीकी पाबंदियों को बेअसर करने की एक बड़ी चाल है। इससे न सिर्फ ईरान की इकनॉमी को करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होगा, बल्कि हॉर्मोज़ पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप हुकूमत इस बिटकॉइन टैक्स को खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी, या इस्लामाबाद टॉक्स से पहले ये नया मसला किसी और बड़ी तबाही का सबब बनेगा। हमने पहले ही कहा था कि हॉर्मोज़ वैसा नहीं रहेगा, और हॉर्मोज़ पर अगर ईरान ने टैक्स लगाया तो सीधी दुश्मनी अमेरिका से नहीं होगी, अरब ममालिक से होगी। अब $100 वाला जो तेल, मान लीजिए $100 पर बैरल मिल रहे हैं अरब ममालिक, उन्हें 99 मिलेगा। $1 है तो कुछ नहीं, लेकिन हर रोज़, हर साल लाखों, करोड़ों, अरबों बैरल तेल पर अरबों खरबों रुपए हो जाएंगे। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है कि ईरान पैसा कमाएगा, वो जो भौकाल कायम कर लेगा वो भी आसान नहीं है आसपास के लोगों से बर्दाश्त करना, क्योंकि उस रास्ते पर ईरान का हक नहीं अकेले। उस रास्ते के करीब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के करीब कई अरब मुल्क भी हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस पर किसी एक का कंट्रोल हो। एक बहुत 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 अजीब किस्म की खबर है जो अब डेवलप हो रही है, और फाइनेंशियल टाइम्स ने ब्रेक की है, बाकी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली 2 खबरें मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोग बोलना चाहते हैं और कम ही लोग सुनना चाहते हैं। बातें कड़वी हैं, इसलिए लोग इससे बचते हैं, लेकिन यह हकीकत है, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस बहस ने
कि किसने किसे झुकने पर मजबूर किया, पूरी दुनिया को इसी बहस ने एक उम्मीद दी है कि 10 पॉइंट वाला प्लान वाकई काम कर सकता है, जो ईरान का प्लान है। जब दोनों तरफ से हार और जीत की दलीलें दी जाएं तो समझ लीजिए कि टेबल टॉक सही रास्ते पर है। भाई दोनों कर रहे हैं, दोनों अपने अपने में मुतमईन हैं। जरा समझिए, ईरान जो पहले सिर्फ जंग के मुस्तकिल खात्मे यानी परमानेंट एंड की जिद किए बैठा था, अब वो 2 हफ्तों के टेम्पररी सीज फायर पर राजी हो गया है। यानी ईरान को भी अपनी जिद से पीछे हटना पड़ा है। वहीं अमेरिका, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर एबिलिटी यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पाबंदी चाहता था, वो फिलहाल उन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमन पर बात कर रहा है। यानी अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा पीछे हटना पड़ा है। ईरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लेबनान को लेकर है। इसराइल के प्रेशर की वजह से शायद ईरान को ये कड़वा घूंट पीना पड़े कि लेबनान इस डील का हिस्सा ना रहे। ये ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वाली इमेज के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। मैं आपको बता दूं, लेबनान पर इस वक्त अब तक के सबसे खतरनाक हमले हो रहे हैं। जी, आप इसी एनालिसिस को देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल अमेरिका को कभी मंजूर नहीं होगा, लेकिन अब जो डील हो रही है या हो चुकी है, उसमें ईरान को इस समुद्री रास्ते पर कोऑर्डिनेशन का कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। ये न सिर्फ ईरान की इकनॉमी बल्कि उसकी ताकत यानी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को भी बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। ताज्जुब की बात यह है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप कयामत लाने वाले थे, वो 440 किलो यूरेनियम अब भी ईरान के पास ही है। अभी तक ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत या मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं किया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। ये तमाम दलीलें और बहसें दिखाती हैं कि दोनों मुल्क अब नट्स एंड बोल्ट्स यानी असल बारीकियों पर बात कर रहे हैं। 11 अप्रैल की मीटिंग से पहले ये बयानबाजी सिर्फ अपना पलड़ा भारी करने के लिए की जा रही है, ताकि टेबल पर बेहतर सौदेबाजी की जा सके। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब दो दुश्मन अपनी अपनी जीत का शोर मचाने लगें तो समझ लीजिए कि समझौता करीब है। ईरान अपनी आवाम को जीत दिखाकर खुश कर रहा है, तो ट्रंप अपनी इकनॉमी को राहत देकर। लेकिन लेबनान का अलग रहना और ईरान का न्यूक्लियर स्टॉक वैसा ही बना रहना इस डील की सबसे कमज़ोर कड़ियां हैं। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में ये दोनों मुल्क इन पेचीदा मुद्दों का कोई ऐसा हल निकाल पाएंगे जो इसराइल को भी मंजूर हो, या फिर ये राहत सिर्फ 2 हफ्तों का एक बुलबुला साबित होगी जो आगे चलकर फूट जाएगा। हम देखेंगे, हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। लेकिन एक बात तो खुलकर कहनी पड़ेगी कि सुपर पावर का सीज फायर पर राजी होना उसकी जीत तो कभी नहीं कहलाएगा, भले ट्रंप कितना कह लें कि हम जीत गए। अब एक और अगली खबर जो मैं अपने नज़रिए से आपके सामने रख रहा हूँ। तेहरान की गलियों में फ़िलहाल एक सुकून है, लेकिन ये वो सुकून है जिसके पीछे गहरी फिक्र छिपी है। सीज़ फायर के ऐलान के बाद ईरान के आम लोग राहत तो महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें इस बात का डर है कि क्या ये समझौता वाकई टिक पाएगा। अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान का भरोसे का गैप यानी ट्रस्ट गैप इतना बड़ा है कि लोग किसी भी बड़े वादे पर यकीन करने से कतरा रहे हैं। तारीख गवाह है कि पिछले 2 दौर की बातचीत के ठीक बाद जंग छिड़ गई थी। यही वजह है कि इस बार लोग जश्न मनाने के साथ ही देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर नज़र बनाए हुए या काम अपना रखा है उन्होंने इस पॉलिसी को। तेहरान में लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 11 अप्रैल की इस्लामाबाद टॉक्स में दोनों तरफ से बड़ी रियायतें देनी होंगी। मेज़ पर जो प्रपोजल रखे गए हैं उन्हें ज़मीन पर उतारना इतना आसान नहीं है, ख़ासकर जब बात हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो। लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट पा रहे हैं, बाज़ार खुल रहे हैं और बमबारी का खौफ कम हुआ है। लेकिन जहन में एक ही सवाल है कि क्या ये मंजर दोबारा तो नहीं बदलेगा? क्या 2 हफ्तों बाद फिर वही बारूद की गंध हवाओं में तो नहीं फैल जाएगी? डिप्लोमेट्स अब इस्लामाबाद की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन ईरान के अंदरूनी हलकों में इस बात पर बहस तेज़ है कि अमेरिका और इसराइल पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ये एहतियात वाली राहत यानी मेजर्ड रिलीफ ये बताती है कि समझौता अभी एक कच्चे धागे से बंधा हुआ है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आम आवाम के लिए जंग का टलना ही सबसे बड़ी जीत है, चाहे इसके पीछे कोई भी सियासी वजह हो। लेकिन जब तक अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की दीवार खड़ी है, तब तक हर समझौता एक टेम्पररी ब्रेक जैसा ही लगेगा, क्योंकि ये दीवार भरोसे के बीच की है।
اصلی امتحان اسلام آباد میں ہوگا، جہاں یہ طے ہوگا کہ یہ راحت صرف 2 ہفتوں کی ہے یا آنے والی کئی نسلوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈپلومیٹس اس بھروسے کی کمی کو دور کر پائیں گے جو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے بیچ دشمنی پیدا ہوئی ہے۔ کیا یہ دشمنی ختم ہو پائے گی؟ فی الحال انہی تصویروں کے ساتھ اور انہی باتوں کے ساتھ، اسی انالیسس کے ساتھ یہیں چھوڑ دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت بڑی بڑی خبریں آ رہے ہیں، شاید چھوٹے چھوٹے ویڈیو لے کر آؤں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔